ओके हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है ये एक बुकलेट है बेटा, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को प्रिंटेड बुकलेट मिली हुई है और ऑनलाइन वाले बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। इस बुकलेट में एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइडल होता है, एडजॉर्प्शन होता है और कैटालिसिस होता है। और दूसरा बेटा है इसमें एस्टीमेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, जेल्डाल, केल्डाल, ये सब इसमें आता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये भी एनसीईआरटी का टॉपिक है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पॉलीमर है, ड्रग्स है, डिटर्जेंट है, सोप है, ये है। तो अब ये मान लो कि इस बुकलेट से आपको 3 क्वेश्चन तो मिलने हैं। अच्छा भाई, और साथ ही साथ इस बुकलेट में 3 क्वेश्चन तो ये आपको मिलेंगे, और ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है। थोड़ा क्या, अब ये मान लो कि 90% जो है रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक है। तो इसको मैं आपको वीडियो के द्वारा आपको दे रहा हूं और आपको इसको अच्छे से लिखकर बढ़िया से करना है। ध्यान रखना बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं वीडियो देख के रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन तो नोट्स देखकर ही किया जाता है। आप पहली बार जब इस वीडियो को देखें, आराम से जहां पे जो लिख रहा है उसको लिखिए और फिर वीडियो को बंद कर दीजिए। जब भी रिवीजन करने का दोबारा मौका लगे तो नोट्स से रिवाइज करिए, ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। पहला नहीं, मतलब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, तो आइए बेटा, सरफेस केमिस्ट्री में जैसा कि मैंने बोला कि 3 पार्ट है, कोलोइडल है, एडजॉर्प्शन है और कैटालिसिस है। तो हम लोग पहले देखने जा रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो बेटा क्या है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ग्रैम। थॉमस ग्रैम ने क्या किया बेटा, सब्सटेंस को 2 भागों में क्लासिफाई किया, एक क्रिस्टलॉइड और दूसरा बेटा कोलोइडल। उनका कहना था कि क्रिस्टलॉइड वो होते हैं जिनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं और कोलोइडल वो होते हैं जिनके क्रिस्टल नहीं बनाए जा सकते हैं। क्रिस्टल मतलब जैसे आपने शक्कर देखी होगी, दानेदार शक्कर होती है, क्रिस्टल के फॉर्म में होती है ना। तो जिनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं उनको उन्होंने क्रिस्टलॉइड बोला, और जिनके नहीं बनाए जा सकते उनको उन्होंने कोलोइडल बोला। फॉर एग्जाम्पल आप शुगर ले लीजिए, आप यूरिया ले लीजिए, इनके क्रिस्टल बन जाते हैं, उन्होंने इनको बोला क्रिस्टलॉइड। और कोलोइडल में जैसे स्टार्च ले लीजिए, इनके क्रिस्टल नहीं बनते हैं, इन्होंने इसको बोला बेटा कोलोइडल। लेकिन बहुत जल्द ये जो क्लासिफिकेशन था ये रॉन्ग प्रूफ हो गया। वेरी सून इट प्रूफ्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि क्रिस्टल बनेंगे तो क्रिस्टलॉइड, नहीं बनेंगे तो कोलोइडल, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली में हम लोग ये देखते हैं कि कोलोइडल किसी सब्सटेंस का नाम है ही नहीं। कोलोइडल तो बच्चों एक स्टेट है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को लाया जा सकता है बाय एडॉप्टिंग द सुटेबल कंडीशन। एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, जैसे NaCl है। अब NaCl को अगर आप वाटर में घोलें तो NaCl वाटर में बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा और आपको एक होमोजेनस सॉल्यूशन मिलेगा। इसे आप कह सकते हो ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों, अगर इसी NaCl को हम बेंजीन में घोलें तो ऑफ कोर्स बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में NaCl डिसॉल्व नहीं होगा, तो यहां पे आपको एक हेट्रोजिनस मिक्सचर मिलेगा और इस हेट्रोजिनस मिक्सचर को हम कहते हैं कोलोइडल। तो आप देखिए यहां से क्या सीखने को मिला, यहां से सीखने को यह मिला कि कोलोइडल कोई सब्सटेंस नहीं है कि ये कोलोइडल होगा, ये कोलोइडल नहीं होगा। नो, ये क्लासिफिकेशन बहुत जल्द गलत हो गया। कोलोइडल एक स्टेट का नाम है जिस स्टेट में हम किसी को भी ला सकते हैं बाय एडॉप्टिंग द सुटेबल कंडीशन। जैसे NaCl को पानी में घोला तो ये कोलोइडल नहीं है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन उसी NaCl को जब बेंजीन में घोला तो ये कोलोइडल है। अर्थात किसी भी सब्सटेंस को कोलोइडल स्टेट में लाया जा सकता है बाय एडॉप्टिंग द सुटेबल कंडीशन। क्लियर? समझ में आया? तो आप पढ़ते
Thomas Graham classified the substance in two types, crystalloid, which form crystals like urea, sugar, and colloidal, they does not form crystal like starch, gum और gelatin. इसी में आप लोग ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके इसके आगे लिख दीजिए, very soon it proves wrong. बहुत जल्द ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो सही बात क्या है, सही बात आगे लिखी हुई है कि कोलोइडल इज नॉट ए सब्सटेंस, इट इज ए स्टेट इन विच सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट बाय एडॉप्टिंग सुटेबल मेथड. जैसे NaCl को पानी में घोला, आपको क्रिस्टलॉइड मिला, क्रिस्टलॉइड के ऑब्लिक में लिखिए ट्रू सॉल्यूशन, फिर से ऑब्लिक में लिखिए होमोजेनस सॉल्यूशन, और उसी NaCl को बेंजीन में घोला तो आपको मिला कोलोइड, उसके ऑब्लिक में लिखिए हेट्रोजेनस मिक्सचर. राइट. अच्छा बच्चों, अब देखो इसके बाद आपकी इस वर्कबुक में हमने डिस्टिंक्शन किया है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल एंड सस्पेंशन. अब हमारे पास तीन स्टेट आ गई हैं. एक स्टेट आ गई है ट्रू सॉल्यूशन वाली, एक स्टेट आ गई है कोलोइडल वाली, और एक स्टेट बच्चों हमारे पास आ गई है सस्पेंशन वाली. हमारे पास तीन स्टेट आ गई हैं जिसमें किसी को भी लाया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग द सुटेबल कंडीशन. अगर हम लोग बात करें साइज की, तो कोलोइडल का जो साइज होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है. आप जरा अपनी बुकलेट में ध्यान से देख लीजिए, शायद 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम लिखा है. एक्चुअली कुछ किताबों में 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम ही लिखा है, बट एनसीईआरटी में 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम लिखा है, तो हम एनसीईआरटी की बात मानेंगे. ओके. और अगर 10 एंगस्ट्रॉम से कम है तो हम उसे बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, और अगर 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है तो हम बच्चों उसे बोलेंगे सस्पेंशन. क्या बोलेंगे? सस्पेंशन. राइट. अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट सेटल, कोलोइडल सेटल हो जाते हैं, डू नॉट सेटल, और सस्पेंशन भी सेटल नहीं होते, सो जाते हैं. सॉरी, ये देखिए बेटा, ट्रू सॉल्यूशन नॉट सेटल, कोलोइडल भी नॉट सेटल, और सस्पेंशन के पार्टिकल चूंकि बहुत बड़े होते हैं तो ये बड़ी आराम से तली में जाकर बैठ जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे आपने देखा होगा, आप पानी में शक्कर घोलिए या पानी में नमक आपने घोला था, अभी ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था, आप पानी में नमक घोल दीजिए और इस सॉल्यूशन को, ये ट्रू सॉल्यूशन बन गया है, क्रिस्टलाइट बन गया है. आप इसको रख दीजिए 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन. क्या ऐसा होगा कि नमक तली में जाकर बैठ जाए और पानी अलग हो जाए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. हमें अलग केमिकल प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे इनको सेपरेट करने के लिए. तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं दे डू नॉट सेटल. अब बात करते हैं कोलोइडल और सस्पेंशन की. इसका भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं. ये क्लियर हो गया कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं. आप पानी में नमक या शक्कर घोलकर एक ट्रू सॉल्यूशन बना लीजिए और रख दीजिए उसको 2-4 घंटे के लिए. क्या नमक और पानी अलग अलग हो जाएगा? नहीं अलग अलग होगा. दे डू नॉट सेटल. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं कोलोइडल की और सस्पेंशन की. एग्जांपल देंगे तो आपको जीवन में कभी ये याद नहीं करना पड़ेगा. जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी नल से पानी भरते हैं और पानी गंदा आता है. पानी क्या होता है? गंदा पानी होता है, मिट्टी आती है पानी में. तो घर वाले क्या कहते हैं कि पानी को थोड़ी देर के लिए थिरा जाने दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पानी साफ हो जाएगा. हाँ, पानी साफ हो जाता है. क्यों? उस पानी में मिट्टी के जो पार्टिकल सस्पेंशन रेंज के होते हैं, बड़े बड़े, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तली में बैठ जाते हैं. लेकिन बच्चों, क्या ये पानी हमारे घर पे जो आरओ लगा होता है, क्या उसके जितना साफ हो जाता है थिराने के बाद? नहीं, क्योंकि कोलोइडल रेंज के जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं वो अभी भी पानी में तैर रहे होते हैं. तो नल से भरा हुआ पानी थोड़ी देर बाद थिराने के बाद वो साफ हो जाता है. एक्चुअली में पूरा साफ नहीं होता है. सस्पेंशन रेंज के जो पार्टिकल होते हैं वो तो तली में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन कोलोइडल रेंज के जो पार्टिकल होते हैं वो अभी भी पानी में घूम रहे होते हैं.
आप देखिए आरओ का जो पानी होता है और थिराने के बाद जो पानी होता है, क्या दोनों की प्योरिटी बराबर है? नहीं बराबर। हाँ, तो यहां से आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोलोइडल के पार्टिकल, कोलोइडल वाले जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं। आप पानी को चाहे कितने दिन के लिए भी छोड़ दीजिए, लेकिन सस्पेंशन रेंज के जो पार्टिकल होते हैं बड़े होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तली में जाकर बैठ जाते हैं, दे आर सेटल डाउन। ओके, तो इसका एग्जांपल दिया हमने, पानी में शक्कर घोलिए, क्या शक्कर बैठेगी? नहीं। इसका एग्जांपल हमने आपको दिया, नल से जब पानी भरते हैं तो बड़े मिट्टी के पार्ट का सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कोलोइडल रेंज वाले सेटल डाउन नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, फिल्ट्रेबिलिटी। हाँ बेटा देखिए, ट्रू सॉल्यूशन साइज बहुत ही छोटा है। साइज बहुत ही छोटा होने के कारण ये एनिमल मेम्ब्रेन और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ये दोनों से पास हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन में भी पोर्स होते हैं, वो पोर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो ये उससे भी पार हो जाते हैं। लेकिन जो कोलोइडल वाले हैं वो थोड़े से बड़े हो गए, तो थोड़े से बड़े होने के कारण वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। और इनका साइज तो बहुत बड़ा हो गया, ना ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास होंगे और ना ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास होंगे। क्लियर? तो एनिमल मेम्ब्रेन के जो छेद होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर के जो साइज होता है थोड़ा सा छेद बड़ा हो जाता है, तो ये दोनों से पास हो जाते हैं। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे, और ये किसी से भी पास नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विजिबिलिटी, डज नॉट विजुअल। ट्रू सॉल्यूशन को नेकेड आईज से नहीं देखा जा सकता, इनके पार्टिकल्स को। इनको जब देखने का प्रयास करते हैं तो यहां पर स्कैटरिंग हो जाती है। इस स्कैटरिंग को आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे शायद कल, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यहां पर लाइट पास करने पर स्कैटरिंग हो जाती है, ये तो बिल्कुल भी विजुअल नहीं होते। हां, सस्पेंशन के पार्टिकल को हम नेकेड आईज से भी देख सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल को हम नेकेड आईज से भी देख सकते हैं, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है। नेचर की बात करें, ऑफ कोर्स ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस होता है। आप देखिए पानी में जब नमक घोलेंगे तो क्या आपको दिखाई पड़ता है ये नमक टहल रहा है, ये पानी टहल रहा है? नहीं दिखाई पड़ता है ना, एक सिंगल फेज आपको दिखाई पड़ती है। तो ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजेनस। जबकि बच्चों कोलोइडल भी हेट्रोजेनस होता है, और सस्पेंशन तो आप देख ही रहे हैं हेट्रोजेनस होता है। कोलोइडल हेट्रोजेनस है, मतलब इसमें एक से ज्यादा फेज होती है, बिल्कुल होती है। इस फेज को हम लोग कहते हैं डीपी, और दूसरी फेज को हम लोग कहते हैं डीएम, डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बच्चों डिस्पर्सिव फेज जो होती है इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे पानी में आपने नमक को घोल के ट्रू सॉल्यूशन बनाया, तो कोलोइडल में पानी के इक्विवेलेंट होता है डीएम, और नमक के इक्विवेलेंट होता है डीपी। इसीलिए बच्चों हम लोग डीएम जो कि सॉल्वेंट की इक्विवेलेंट है, इसे बेटा हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेज कहते हैं। आप देखिए पानी जो होगा, पानी, तो पानी एक कॉन्टिन्यूअस फेज है, और उसमें जो नमक के पार्टिकल है वो तैर रहे हैं अंदर। ठीक है, तो जो डीएम होता है वो पानी की तरह है, सॉल्वेंट की तरह है, एक कॉन्टिन्यूअस फेज होता है, और जो डीपी होता है वो सॉल्यूट की तरह होता है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस फेज होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो यही आपके पास में लिखा हुआ है नीचे, डिस्पर्सिव फेज इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट एंड इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस फेज। डिस्पर्जन मीडियम इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट एंड इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फेज। इज इट क्लियर? तो आप देखिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले थॉमस ग्रैहम साहब आए, उन्होंने सब्सटेंस को क्रिस्टल बनेंगे कि नहीं बनेंगे उस बिहाफ पर दो भागों में क्लासिफाई किया, क्रिस्टलोइड और कोलोइडल। लेकिन बहुत जल्द ये क्लासिफिकेशन गलत साबित हो गया। हमें रियलिटी पता चली कि कोलोइडल कोई सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टेट है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को लाया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग द सुटेबल कंडीशन। आपने देखा NaCl को पानी में घोला तो हमें ट्रू सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन उसी NaCl को जब नॉन पोलर बेंजीन में घोला तो वो डिसॉल्व तो होगा नहीं,
हमें हेट्रोजेनस मिक्सचर प्राप्त हुआ जिसे हम कहते हैं कोलोइडल। हम लोगों ने यहां पर फिर देखा कि साइज के आधार पर पार्टिकल को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन। कोलोइडल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम है, उससे ज्यादा तो सस्पेंशन और 10 एंगस्ट्रॉम से कम तो ट्रू सॉल्यूशन। ये सेटल नहीं करते हैं। एग्जांपल याद रखिएगा, पानी में नमक डाल के रख दो तो क्या नमक बैठेगा? नहीं। ये भी सेटल नहीं करते हैं, ये सेटल कर जाते हैं। इन दोनों का एक कॉमन एग्जांपल मैंने दिया, नल से जो पानी भरा जाता है थोड़ी देर के बाद साफ हो जाता है क्योंकि सस्पेंशन रेंज के मट्टी के पार्टिकल तली में बैठ जाते हैं। लेकिन क्या ये आरओ जितना साफ होता है? नहीं, क्योंकि कोलोइडल रेंज के मट्टी के पार्टिकल अभी भी पानी में तैरते रहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर दोनों से पास हो जाता है। कोलोइडल में एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है और ये किसी से भी पास नहीं होते। इनको देखा नहीं जा सकता, इनमें देखने पर स्कैटरिंग हो जाती है, इनको नेकेड आई से देखा जा सकता है। ये होमोजेनस, ये हेट्रोजेनस और ये भी हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस में यहां पे 2 फेजें होती हैं, डिस्पर्सिव फेज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। ओके बेटा, अब हम लोग आगे जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल। देखो बेटा, हमने कोलोइडल को कई तरीके से क्लासिफाई किया है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन है स्टेट के आधार पर कि डीपी और डीएम की स्टेट क्या है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। दूसरा क्लासिफिकेशन है डीपी और डीएम के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर। तीसरा क्लासिफिकेशन है डीपी और डीएम के साइज के आधार पर। तो 3 प्रकार से मैंने क्लासिफिकेशन की है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, राइट। देखिए बेटा, बच्चों एक बात बताओ, तुम बताना मैंने सही बोला या गलत। सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ये स्टेटमेंट सही है या सॉल्वेंट इन सॉल्यूट ये स्टेटमेंट सही है? सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ये स्टेटमेंट सही है। पानी में शक्कर होती है, शक्कर में पानी नहीं होता है। इसलिए बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, राइट। तो इसका मतलब है कोलोइडल में क्या बोलोगे? डीपी इन डीएम, डिस्पर्सिव फेज इन डिस्पर्जन मीडियम, राइट बेटा। देखिए आप सामने देखिए, देखिए तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं डीपी इन डीएम, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे टाइप ऑफ कोलोइडल, और यहां पे बेटा उसके एग्जाम्पल लिखे होंगे, है ना। जैसे देखो बेटा, अब डीपी भी 3 प्रकार का हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। डीएम भी 3 प्रकार का हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो यहां पर देखो, मान लो डीपी है गैस और डीएम भी क्या हो सकता है? गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो 3 प्रकार के कोलोइडल यहां से बन गए। अब हमने डीपी ले लिया, लिक्विड, फिर 3 केस बनेंगे, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। अब हमने डीपी ले लिया सॉलिड, फिर 3 केस बनेंगे, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिड इन सॉलिड। इज इट क्लियर बेटा? अब देखो यहां पे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, आपको डीपी बताया जाता है, आपको डीएम बताया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बताइए टाइप ऑफ कोलोइडल क्या होगा। तो मेरी बात सुनना बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको मैंने ऐसे याद कराया है, तेरी फिल्म सुपर फ्लॉप, एक गाना ये बन गया जो पहले वाले के लिए हो गया। कहने का मतलब गैस को गैस में अगर डिसॉल्व करते हैं तो हमें बेटा कोलोइडल मिलता ही नहीं है, हमें एक्चुअली में मिलता है ट्रू सॉल्यूशन। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, स्टेट के आधार पर होने चाहिए 9 प्रकार के कोलोइडल, लेकिन एक्चुअली में होते हैं 8 प्रकार के कोलोइडल। गैस इन गैस कोलोइडल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि बच्चों ये होमोजेनस है। और कोलोइडल क्या होता है? हेट्रोजेनस। अच्छा, फिल्म से बच्चा बन गया फोम और सॉलिड फिल्म से बन गया सॉलिड फोम।
ठीक है, तो देखो पहला हमने याद करवा दिया गैस वाला, तेरी फिल्म सुपर फ्लॉप। अच्छा, अब दूसरे वाले को हम ऐसे याद करवाते हैं, अमेरिका इंग्लैंड और जापान, ऐसे याद करवाते। देखो बेटा, मैं चाहता तो पूरा एक गाना बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने इस गाने को जानबूझकर 3 टुकड़ों में बनाया। क्यों? जैसे ही आप देखा कि डीपी आपका गैस है, आपने पहला टुकड़ा याद कर लिया, तेरी फिल्म सुपर फ्लॉप। आपने देखा डीपी लिक्विड है, आपने दूसरा टुकड़ा याद कर लिया, 3 देशों के नाम याद कर लिए, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। लिक्विड को जब गैस में डिजोल्व करते हैं तो बनने वाले को कहते हैं एरोसॉल। लिक्विड इन लिक्विड इट इज इमल्शन, और लिक्विड इन सॉलिड इट इज जेल। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, राइट बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे वाले की। देखिए, सॉलिड को जब गैस में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है सॉलिड एरोसॉल। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, ध्यान दो सब लोग, एरोसॉल, एरोसॉल शब्द का प्रयोग ही तब किया जाता है जब डीएम एयर हो, जब डीएम गैस हो। आप देखिए, ये तो बेकार हो गया हमारे लिए, ये तो कोलोइडल होगा ही नहीं, ये गैस है और ये गैस है। आप देखिए, इसमें भी शब्द आ रहा है एरोसॉल और इसमें भी शब्द आ रहा है एरोसॉल। तो दोनों एरोसॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जिसमें डीपी है सॉलिड, उसके आगे लगा दिया सॉलिड एरोसॉल, और जिसमें डीपी है लिक्विड, उसको सिंपल बोला एरोसॉल। तो कभी भी एरोसॉल शब्द बच्चों आ जाए, समझ जाना आपका डीएम जो होगा वो गैस होगा। डीपी भी अगर गैस, डीएम क्या होगा, गैस। डीपी अगर गैस है तो ये तो बेकार हो गया, ट्रू सॉल्यूशन। डीपी अगर लिक्विड है तो इस एरोसॉल को सिंपल एरोसॉल बोलेंगे, और डीपी अगर सॉलिड है तो इसको बोलेंगे सॉलिड एरोसॉल। क्लियर बेटा? अब देखना, सॉलिड इन लिक्विड इसे कहते हैं सॉल, और सॉलिड इन सॉलिड इसे कहते हैं सॉलिड सॉल। तो आप देखिए ध्यान से बेटा, इन तीनों में एस आ रहा है, तो इसे हम याद कर लेते हैं एस क्यूब। सॉलिड एरोसॉल, सॉल और सॉलिड सॉल। मेरे ख्याल से ये 3 वाले जो है वो अगले पेज पर लिखे होंगे। ओके, तो वहां पे एस क्यूब कर लेना। अच्छा, अब बच्चों यहां पर मैं एनसीईआरटी का एक पॉइंट इसको लेके बोलना चाहूंगा। आप देख रहे हैं, जब डीएम आपका लिक्विड है और डीपी आपका सॉलिड है, तो हम लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सॉल। अब ये जो डीएम है ये क्या है? अगर बच्चा ये वाटर है तो इस सॉल को हम लोग बोलते हैं अक्वा सॉल या हाइड्रोसॉल, और अगर ये लिक्विड अल्कोहल है तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्कोहसॉल। क्या कहते हैं? आप क्या करिए, आपके अगले पेज पर जो ये तीनों लिखे हुए हैं, तो उसके हाशिए पर एक पॉइंट लिखिए, उसके हाशिए पर एक पॉइंट लिख लीजिए, इफ डीएम इज वाटर, if DM is water, then sol is called aquasol या हाइड्रोसॉल। एनसीईआरटी के टर्म से बेटा, और कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, है ना। और उसी के नीचे लिख लो, इफ डीएम इज एल्कोहल देन सॉल इज कॉल्ड एल्कोहसॉल। ओके, मतलब सॉल शब्द को ही हमने बस लिक्विड के नाम के आधार पे नाम लगा दिया। अगर लिक्विड आपका वाटर है तो सॉल को बोलने लगेंगे अक्वासॉल, और लिक्विड अगर आपका एल्कोहल है तो सॉल को बोलने लगेंगे एल्कोसॉल। गॉट इट बेटा? अच्छा, देखना। ओके, अब देखिए बेटा, हमने सबसे पहले आपको क्या याद कराया, आपके मेडिकल में जो पहला सवाल आएगा, डीपी बताइए, लिक्विड है। जैसे ही बोला डीपी लिक्विड, तुरंत दिमाग में सेकंड वाला फिगर आ गया, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। अब उन्होंने बोला डीपी आपकी लिक्विड है और डीएम भी आपकी लिक्विड है, तो सेकंड वाले में भी सेकंड वाला आ गया, अमेरिका, इंग्लैंड, इमल्सन। टाइप ऑफ कोलोइडल इज कॉल्ड इमल्सन। ये देखो फायदा है। उन्होंने बोला डीपी आपका है गैस, जैसी गैस बोला पहला वाला फार्मूला, तेरी फिल्म सुपर फ्लॉप, और डीएम आपका है सॉलिड, तो पहले में तीसरा वाला, तेरी फिल्म सुपर फ्लॉप, सॉलिड फोम।
ऐसे आपने कोलोइडल के नाम याद कर लिए। उन्होंने बोला डीपी आपका है सॉलिड, तीसरा वाला आ गया, तीसरा वाला एस क्यूब, सॉलिड एरोसॉल, सॉल और सॉलिड सॉल। दिमाग में आ गया एस क्यूब, सॉलिड एरोसॉल, सॉल, सॉलिड सॉल, दिमाग में आ गया। उन्होंने बोला डीपी आपका सॉलिड है और डीएम भी आपका सॉलिड है, तो तीसरे वाले में भी तीसरा वाला सॉलिड सॉल। ये हमने आपको तरीके बताए याद करने के। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मेडिकल में बेटा आता है कि वो आपसे पूछेंगे इनके एग्जांपल्स बताओ। आप अपनी बुकलेट में देखिए, जो हम कह रहे हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, वही एग्जांपल से भी याद करने हैं, सारे नहीं याद करने। ट्रू सॉल्यूशन तो बेकार हो गया, लेकिन लिखा भी हुआ है होमोजेनस होता है, नॉट ए कोलोइडल सॉल्यूशन। फोम के एग्जांपल अंडरलाइन करिए, फ्रोथ, सोप, लेदर, विप्ड क्रीम। एनसीईआरटी में 3 लिखे हुए। सॉलिड फोम, प्यूमाइस स्टोन, फोम रबर, 2 याद करने हैं। अमेरिका, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, तीनों याद करने हैं। इंग्लैंड, इमल्सन, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, हेयर क्रीम, और इसी में आगे लिख लो बटर, उसी के आगे लिखिए बटर, ठीक है, ओके। तीसरा लिखा है जेल, जेल में लिखे हुए चीज, जेली, और इसी में बेटा बटर लिखा हुआ है ना, इस बटर को काट दो क्योंकि बटर चला गया इमल्सन में, और बूट पॉलिश लिखा हुआ है, ठीक है। एक मुझे और याद आ रहा है जो एनसीईआरटी में लिखा है, अमेरिका में जाओ, फॉग, मिस्ट, क्लाउड लिखा है, इसी के आगे लिख लो इंसेक्टिसाइडल स्प्रे, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे। बेटा पहले पेज पर है, बेटा पहले पेज चल रहा है, ओके। नेक्स्ट पन्ना पलटेंगे, एस क्यूब में जाएंगे, सॉलिड एरोसॉल में 3 एग्जांपल लिखे, तीनों याद होने चाहिए, स्मोक, डस्ट और वॉल्केनो। सॉल में बेटा बहुत सारे लिखे, आप 2 याद करिए, सेल फ्लूइड और पेंट, सेल फ्लूइड और पेंट। और सॉलिड सॉल में भी 2 याद करिए, कलर्ड ग्लासेस और जेमस्टोन, ओके बेटा। अच्छा सुनना, अब इसी कोलोइडल में लास्ट पेज पे जाइए, खाली पड़ा होगा, शायद पेज नंबर 6, क्या है बताओ जरा, है। इस पेज में हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं। देखो बेटा, अभी आप लोगों ने ये देखा था, ये इसमें से बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और सॉलिड एरोसॉल, तो ये 4 तो मैं आपको याद करवा दे रहा हूं, मेरे पास ट्रिक्स है, आपको मैं याद करा दूंगा। और बाकी 3, 1, 2 और 4 ये आपको याद करने हैं, ठीक है। ये तो याद करना नहीं है क्योंकि ये तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो 4 मैं करा दे रहा हूं याद, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेज नंबर 6 पर पहुंचेंगे। क्या बच्चों एक बात बताओ, अगर हम बात करें इस दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो भावुक मत हो, इंडिया ना बोलो, भावुक ना हो, सच्चाई बोलो तो अमेरिका है, राइट। तो हम लोग याद करेंगे अमेरिकन फोर्स मोस्ट चैलेंजिंग, भाई जिनकी फोर्सेस बहुत ताकतवर है, अमेरिकन फोर्स मोस्ट चैलेंजिंग, ठीक है। अच्छा देखना बेटा, अमेरिका आप समझी गए हो, अमेरिका का मतलब है अपना, बोलो बेटा, एरोसॉल। सेकेंड वाला है ये, जब डीपी होता है लिक्विड और डीएम होता है गैस, तो इसे एरोसॉल बोलते। अच्छा, फोर से बेटा बन गया फॉग, मोस्ट से बन गया मिस्ट, और चैलेंजिंग से बन गया, सी से बन गया क्लाउड, और आई से बन गया इंसेक्टिसाइडल स्प्रे। अमेरिकन फोर्स मोस्ट चैलेंजिंग, एरोसॉल के चारों एग्जांपल याद हो गए, फॉग, मिस्ट, क्लाउड और इंसेक्टिसाइडल स्प्रे, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा, बेटा एक बात बताओ, आपने कभी लक्ष्मीपति मित्तल का नाम सुना? इनको बेटा हम लोग स्टील किंग कहते हैं, पूरे विश्व में लोहे का सबसे बड़ा कारोबार इन्हीं के थ्रू होके गुजरता है, इन्हें हम लोग स्टील किंग कहते हैं।
आल्दो ये इंडियन है लेकिन रहते कहां पर है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड को इस बात का बड़ा घमंड है कि मित्तल हमारे यहां रहते हैं। तो वहां से ट्रिक बना दी। इंग्लैंड बोला, इंग्लैंड क्या बोला? जो उसमें बोल रहा है भाई, इंग्लैंड बोला मित्तल लिव्स हियर, मतलब मित्तल हमारे यहां रहते हैं, इंग्लैंड बोला। और बिल्कुल सही बात भी है। इंग्लैंड, ऑफ कोर्स एल लगा लीजिएगा। तो इंग्लैंड से आपका क्या बन गया? इमल्सन। इंग्लैंड से क्या बने? इमल्सन। देखो बेटा, बोला बटर, मित्तल मिल्क, लिप्स लिवर ऑयल, और अगर पूरा नाम लिखना है तो पूरा नाम होता है एक्चुअली में कॉड लिवर ऑयल, और हेयर हेयर क्रीम। तो इंग्लैंड बोला मित्तल लिप्स हेयर, राइट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेटा हम लोग बात करें जापान, तो जापान के लोगों को देखा होगा छोटे सा चेहरा, छोटी सी नाक होती है, अलग टाइप के दिखाई पड़ते हैं। और पहले तो मैं जापानीज और चाइनीज मुझे एक जैसे दिखाई पड़ते थे, लेकिन आप समझ गया है दोनों में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी भी जापानीज और चाइनीज को एक जैसा देखते हैं। तो वहां से मैं ट्रिक बनाई है बच्चों, ये लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जहां पे आपको लिख रहा हो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। एक ट्रिक बच्चों हमने बनाई है, जापान जाओ चाइनीज बीवी लाओ, चाइनीज बीवी लाओ। बिल्कुल सही बात है, जापान जाओगे वहां बस जाओगे तो चाइनीज बीवी मिलेगी, इसलिए पढ़ लिख जाना, तो हिंदुस्तान में ही रहना और इस देश को डेवलप करना। जापान से आप समझी गए हो, जेल, जेल के एग्जाम्पल, जाओ जेलीज, चाइनीज से बन गया चीज, बीबी से बन गया बूट पॉलिश ठीक है, माइंड मत करिए इसको, ट्रिक है। तो जेल के एग्जाम्पल हो गए जेलीज, चीज, और चीज के ऑब्लिक में आप कर्ड लिख सकते हो, दही, चीज मतलब पनीर, और बीबी से बन गया बूट पॉलिश। तो जापान जाओ और चाइनीज बीबी लाओ, राइट बेटा। मैंने आपसे वादा किया था मैं एक और याद कराऊंगा आपको, सॉलिड एरोसॉल। इसको याद कराने के मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक बनाई नहीं है एक्चुअली, मैं इसको समझाता हूं। एरोसॉल का मतलब है एयर, डीएम इज एयर, और सॉलिड एरोसॉल का मतलब है डीपी इज सॉलिड। जब सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल हवा में मिल जाते हैं, एयर में मिल जाते हैं, तो उसे हम सॉलिड एरोसॉल कहते हैं। आप जरा देखिए, धुआं, कारखानों से जो धुआं निकलता है, स्मोक, स्मोक क्या है? मतलब कारखानों में जब निकलता है तो उसमें कार्बन के सॉलिड पार्टिकल और अन्य एलिमेंट के सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो एयर में घूमने लगते हैं, एयर में फैल जाते हैं। तो एयर में सॉलिड के पार्टिकल फैल गए, तो इसी को तो तुमने स्मोक बोला, तो स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड एरोसॉल। ओके, तो सॉलिड के पार्टिकल जैसे कार्बन के पार्टिकल है, आर्सेनिक के पार्टिकल है, ये सॉलिड होते हैं, एयर में फैल जाते हैं, वही धुआं बन जाता है। तो सॉलिड एरोसॉल का एग्जांपल क्या हम स्मोक नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। डस्ट, डस्ट क्या है? क्या है डस्ट? धूल क्या होती है? जब मिट्टी के सॉलिड पार्टिकल हवा में मिल जाते हैं वही तो धूल बन जाती है। आंधी क्या है? क्या है आंधी? बहुत तेज हवा चली और बहुत तेज हवा ने धूल को अपने साथ मिला लिया, ये आंधी बन गई, यही तूफान बन गया। तो मिट्टी के सॉलिड पार्टिकल हवा में मिल गए, सॉलिड पार्टिकल एयर में मिल गए, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सॉलिड एरोसॉल। तो डस्ट लिख सकते हैं। वॉल्केनो, ज्वालामुखी फटता है, फटता है, अंदर से खूब सारा सॉलिड पार्टिकल निकलता है, एयर में फैल जाता है। तो वॉल्केनो इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सॉलिड एरोसॉल, राइट। तो मैंने 4 याद कराने का वादा किया था, उम्मीद है कि 4 क्या हो चुके हैं याद। बाकी 4 आपको याद करना, ध्यान रखना बच्चों, मैंने जो टिक लगाया है अंडरलाइन वही याद करना है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख के याद करने की जरूरत नहीं है, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है।
पहला क्लासिफिकेशन बच्चों क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। तो इंटरेक्शन के आधार पर कोलोइडल दो प्रकार के हैं बच्चों, लायोफिलिक कोलोइडल और लायोफोबिक कोलोइडल। ठीक है, देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है, हमसे समझिए फिर हम पढ़ा देंगे बाद में। ठीक है, समझिए हमसे। देखिए, लायो माने लिक्विड, फिलिक माने लवर। मतलब जो लायोफिलिक कोलोइडल होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं, बोले तो डीपी पार्टिकल, वो डीएम से प्यार करती है। प्यार करने का मतलब है, गाना नहीं गाएंगे ये लोग, प्यार करने का मतलब है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, तो लायोफिलिक में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। चूंकि बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए ये हाईली स्टेबल होते हैं। क्यों हाईली स्टेबल होते हैं बच्चों, क्योंकि डीपी जो होता है वो चारों तरफ से डीएम से झेल के घिर जाता है, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि डीपी और डीएम में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लायोफिलिक कोलोइडल जो होते हैं बेटा, इनको बनाना बहुत ही आसान है, आप इनको घर पर बैठकर भी बना सकते हो। डीपी लिया, डीएम लिया, मिला दिया, दन से तैयार हो गया लायोफिलिक कोलोइडल, इजी टू प्रिपेयर। आप इनको घर पर बैठ के बना सकते हो बच्चों, इसीलिए इनको हम लोग इंट्रिंसिक कोलोइडल भी कहते हैं। बच्चों बोलो क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कोलोइडल भी कहते हैं। ये जो शब्द बच्चों है इंट्रिंसिक, ये शब्द आया इन सिटू। आप बायो में एक शब्द यूज करते हो इन सिटू एक्स सिटू, तो इन सिटू का मतलब अंदर, घर पर बैठ के बना सकते हैं, इसलिए इनको इंट्रिंसिक कोलोइडल भी हम लोग कहते हैं। अच्छा, लायोफिलिक कोलोइडल बच्चों रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, आपने डीपीडीएम को मिलाया, लायोफिलिक कोलोइडल तैयार हो गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर आप इस कोलोइडल को बर्बाद कर दो, आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, कोलोइडल को बर्बाद करना कहलाता है कोएगुलेशन या प्रिसिपिटेशन। अगर आप इसको बर्बाद कर देते हो, कोई बात नहीं, कर दो बर्बाद, फिर से मिलाओगे फिर से बन जाएगा। दिस इज रिवर्सिबल। क्या बेटा, नेक्स्ट बेटा एक बात बताओ, जहां पे प्यार होता है वहां पे टेंशन कम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है, लायोफिलिक कोलोइडल का सरफेस टेंशन कम होता है, कम, लेस देन डीएम। कम किससे कम, डीएम से कम होता है इनका सरफेस टेंशन, लेकिन बच्चों इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट है, सरफेस टेंशन कम तो विस्कोसिटी ज्यादा। याद कैसे कराया, जहां पे प्यार होता है वहां पे टेंशन बहुत कम होती, कंपेरेटिव। देखो टेंशन तो होती है, टेंशन तो हर जगह होती है, लेकिन कंपेरेटिवली कम होती है। तो सरफेस टेंशन कम तो विस्कोसिटी ज्यादा होती। अच्छा बच्चों एक बात बताना चाहेंगे, ये जो आपके लायोफिलिक कोलोइडल होते हैं इनको देखा नहीं जा सकता। लायोफिलिक कोलोइडल को, डीपी के पार्टिकल को देखा नहीं जा सकता। क्यों, वही कहावत है ना, आजकल पुराने जमाने में कहा जाता था, लवर कहते थे हम लोग दो जिस्म एक जान है, ऐसा लोग बोलते थे जो प्यार करते थे। तो कुछ ऐसे यहां पर भी है, यहां पर भी डीपी और डीएम में भयानक प्यार है, दो जिस्म एक जान है, न डीपी दिख रहा न डीएम दिख रहा है, इनको देखा नहीं जा सकता, इसीलिए बच्चों इनको हम लोग इमल्सोइड कहते हैं। बच्चों लोग क्या कहते हैं, इनको इमल्सोइड कहते हैं, राइट। एक पॉइंट और है, एक बार बच्चों और सुनना, जहां देखिए आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा है, कोई किसी की सुनना पसंद नहीं करता है, ना लड़का लड़की की और ना लड़की लड़का की। तो आजकल डाइवोर्स के केसेस बहुत बढ़ गए। अब वही बात है ना, जहां पे प्यार बहुत ज्यादा है वहां पे डाइवोर्सेस हो भी सकता है यार, और नहीं भी हो सकता। लेकिन जहां पे लड़ाई झगड़ा है वहां गारंटी है साला, आज नहीं तो 4 साल बाद, और 4 साल बाद नहीं 10 साल बाद डाइवोर्स होना ही होना है। यहां पे डाइवोर्स का मतलब क्या है,
लायोफिलिक कोलोइडल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो ये माइग्रेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। डाइवोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा। जबकि लायोफोबिक लिक्विड हेटर, अरे जहां पे घृणा है, जहां पे नफरत है, तो किसी तरीके से इनकी शादी करा भी दो तो 2 साल बाद डाइवोर्स होना पक्का है। मतलब जहां इनके पार्टिकल में और इनके पार्टिकल ऑलवेज माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप देखिए हमने कितने प्यार से आपको सारा समझाया है। आपने देखना, रिवाइज कराने जा रहे हैं, इसके द्वारा नहीं, इसके द्वारा। देखना, लायोफोबिक लिक्विड हेटर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। स्टेबल भी होंगे, कम। इनको प्रिपेयर करना डिफिकल्ट। इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें लैब में जाना पड़ेगा, कारखाने में जाना पड़ेगा, घर पे बैठ के नहीं बना सकते। इसीलिए इनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक कोलोइडल। नेक्स्ट, वो रिवर्सिबल है, ये बोलो। भैया एक तो एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, तुमने किसी तरीके से शादी करा दी, दोनों को मिला के कोलोइडल तैयार कर दिया और तुमने फिर से डाइवोर्स करा दिया, कोलोइडल को बर्बाद कर दिया। दोबारा मिलेंगे? एक तो जैसे तैसे मिलाया, शादी कराई, और तुम सोचो कि डाइवोर्स के बाद दोबारा मिल जाएंगे, तो कभी नहीं। अगर इनको एक बार बनाने के बाद अगर आपने डिस्ट्रॉय कर लिया तो इनको वापस से दोबारा बनाया नहीं जा सकता। इसलिए बच्चों ये इररिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पे जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी है वो डीएम के लगभग बराबर ही होता है। ओके, यहां पे टेंशन कम है, विस्कोसिटी ज्यादा। इनका सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी डीएम के ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। यहां पे क्या पढ़ाया था? हाँ, मे और मे नॉट माइग्रेट, जबकि ये जो होते हैं बच्चों ऑलवेज माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइवोर्स होना ही होना है, आज नहीं तो 4 साल बाद। ओके, लायोफिलिक कोलोइडल की एग्जांपल है बच्चों ऑर्गेनिक पॉलीमर, स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन। और लायोफोबिक एग्जांपल है मेटल सॉल्ट। लायोफोबिक के बच्चों एग्जांपल है मेटल सॉल्ट। राइट, आइए मैं समझा दिया, पढ़ लेते हैं। लायोफिलिक कोलोइडल लिक्विड लवर, they are called intrinsic colloidal or emulsioid. Strong force of attraction, can form easily by direct mixing. They are reversible, highly stable due to high degree of hydration. Viscosity ज्यादा होगी, surface tension कम होगी. These particles cannot be detected under ultra microscope. इसीलिए इनको कहते हैं emulsioid. आगे लिख लो, so called emulsioid. Their particle may or may not migrate in electric field. डाइवोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन, प्रोटीन एटसेट्रा। लायोफोबिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी की फोटो कॉपी। याद हो गया? अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के आधार पर 3 एग्जाम्पल लिखिए, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलोइडल। ठीक है, होता क्या बेटा, मल्टीमोलिकुलर में क्या होता है, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। जब साइज बच्चों बहुत ही छोटा होते हैं तो इनके पार्टिकल आपस में जुड़कर कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं। बेटा बोलो किसमें? कोलोइडल रेंज में। तो इन्हें हम लोग कहते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलोइडल। आप देख रहे हो, इनका साइज बिंदी के बराबर था, ये बिंदियां आपस में जुड़कर एक बड़ा साइज बना लिया, इन्हें कहते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलोइडल। एग्जाम्पल बच्चों में गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरा बच्चों होता है मैक्रोमोलिकुलर, इनके साइज बच्चों बहुत बड़े होते हैं। तो साइज बहुत बड़ा होने के कारण क्या होता है कि ये कोलोइडल रेंज में, तो अब सुना बेटा भाई, कोलोइडल रेंज क्या है? 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। सोचो अगर कोई कोलोइडल ऐसा बने जिसका साइज 9,000 एंगस्ट्रॉम के अल्ले पल्ले हो, तो कोलोइडल रेंज में तो ये आ गए, ये काफी बड़े बड़े हैं, काफी बड़े बड़े हैं। तो इसीलिए इनको कह देते हैं हम लोग
मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल। और ये बेटा यूजली पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर, क्योंकि पॉलीमर का साइज क्या होता है, काफी बड़ा। तो इनको कितना भी तोड़कर तुम कोलोइडल रेंज में ले आओ, ये 10 के नजदीक नहीं पहुंचते हैं, 10,000 के नजदीक पहुंचते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल। आप बताना, जिनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा है और ये जुड़कर कोलोइडल रेंज में आ रहे हैं, तो आप बताओ ये 10 के नजदीक होंगे या 10,000 के? 10 के नजदीक होंगे। जबकि जिनका साइज बहुत बड़ा बड़ा था, हम उनको तोड़कर कोलोइडल रेंज में लेकर आ रहे हैं, तो किसके नजदीक होंगे? 10,000 के, इसीलिए कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडल। ओके, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑन द बेसिस ऑफ साइज है उसे कहते हैं एसोसिएटेड कोलोइडल या मीसेल। शायद तीसरा वाला एग्जांपल लिखा हुआ, हमसे पढ़िए आप। देखिए, एसोसिएटेड कोलोइडल या मीसेल्स भी कहते हैं। देखिए बच्चा, कहीं ना कहीं एसोसिएटेड कोलोइडल जो होते हैं वो मल्टी मॉलिक्यूलर से समानता शो करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या? सुनना, एसोसिएटेड कोलोइडल का जो साइज होता है, नो डाउट वो पार्टिकल जिनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, तो ये क्या करते हैं, ये भी बिल्कुल मल्टी मॉलिक्यूलर के तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं और कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलोइडल। अब तुम सोचोगे सर यही काम तो मल्टी मॉलिक्यूलर ने भी किया था, यही काम यहां पर भी हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा डिफरेंस है। मल्टी मॉलिक्यूलर आपस में जुड़ने लगते हैं, वहां पे कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे कंडीशन है। क्या? ये आपस में जुड़कर कोलोइडल रेंज में तब आते हैं जब इनकी कंसंट्रेशन एक निश्चित कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। उस निश्चित कंसंट्रेशन को कहते हैं सीएमसी, क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। ओके होगी बात? और ये आपस में तभी जुड़ते हैं जब इनका टेम्परेचर भी एक निश्चित टेम्परेचर से ज्यादा हो, उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी बच्चों एसोसिएटेड कोलोइडल का फॉर्मेशन होगा। ओके हो रही बात? ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। मल्टी मॉलिक्यूलर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। दूसरा पॉइंट, मल्टी मॉलिक्यूलर की एग्जांपल थे गोल्ड सॉल्ट और सल्फर सॉल्ट। इनके बच्चों एग्जांपल होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, बोले तो सोप एंड डिटर्जेंट। आपको मैं बताना चाहूंगा, सोप के लिए सीएमसी की वैल्यू होती है 10 की पावर -3 टू 10 की पावर -4 मोलर। सब लिखा हुआ है, कुछ लिखिए मैं, सब लिखा हुआ है। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको कि साइज बहुत छोटा है, आपस में जुड़ेंगे कोलोइडल रेंज में आएंगे, लेकिन जुड़ेंगे तभी जब कंसंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा हो, टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा हो। इनके एग्जाम्पल है सरफेस एक्टिव एजेंट, सोप और डिटर्जेंट। साबुन के लिए सीएमसी की वैल्यू होती है 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 मोलर। ओके होगी बात बेटा? अच्छा, यही सब लिखा हुआ है इसमें। अब उसके बाद बच्चों इन्होंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। सोप के इन्होंने 2 एग्जाम्पल लिखे, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामिटेट। एक्चुअली में क्या होता है, ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाया, सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसी को हम लोग सोप कह सकते हैं अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं सोप। बोले तो सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जैसे आपकी कॉपी में लिखा है सोडियम पामिटेट,
तो सोडियम पामिटेट का मतलब हो गया पामिटिक एसिड। ये बच्चों पामिटिक एसिड होता है। अब अपन ने क्या किया, पामिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना दिया। दिस इज सोडियम पामिटेट। ये भी एक प्रकार का साबुन है, सोप है, सरफेस एक्टिव एजेंट है, एसोसिएटेड कोलोइडल का एग्जाम्पल है। हमने बोला सोडियम स्टीरेट, तो एक्चुअली क्या होता है, स्टेरिक एसिड होता है ये। आपने क्या किया, स्टेरिक एसिड में H को हटाकर इसका सोडियम सॉल्ट बना दिया, सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट ये भी बच्चों क्या एक प्रकार का साबुन है। तो ध्यान रखिएगा कि सोप के एग्जाम्पल है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, दो आपकी कॉपी में लिखे हैं, सोडियम पामिटेट और सोडियम स्टीरेट। बेटा सोप और डिटर्जेंट को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने अभी बोला था। इसी सीट में देखिएगा पीछे डिटर्जेंट वाली हेडिंग पड़ी होगी, वहां पे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा साबुन भी और डिटर्जेंट भी। ओके, यहां पे दो एग्जांपल लिखे हैं, पर्याप्त है। ओके, अच्छा अब बेटा हम लोग बात करें डिटर्जेंट की। आपकी कॉपी में डिटर्जेंट के दो एग्जांपल लिखे शायद, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट C12 H25 OSO3Na या SO4Na लिख सकते हो। सोडियम लॉरिल सल्फेट डिटर्जेंट होता है, साबुन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है और यहां पे सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट लेते हैं। डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान मत हुइएगा, अभी रफली पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम लॉरिल सल्फेट ये हो गया। एक लिखा हुआ है बच्चों सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है, देखिए अमोनियम ब्रोमाइड ये होता है, दिस इज अमोनियम ब्रोमाइड। अब हमने क्या किया, देखो हमने इसके चारों एच हटाए और चारों एच हटाकर हमने 4 एल्किल ग्रुप लगा दिए, 3 लगा दिए हैं मिथाइल और 1 लगा दिया सेटाइल। सेटाइल जो होता है बच्चों वो 16 कार्बन का एल्काइल ग्रुप होता है, तो नाम क्या बन गया, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, दिस इज कॉल्ड दिस। ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल होता है डिटर्जेंट का। तो देखो बच्चों, आपको अभी डिटर्जेंट और सोप में नहीं घुसना है, दो दो एग्जाम्पल लिखे बस, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ ये दिमाग में रखना है, एसोसिएटेड कोलोइडल, सरफेस एक्टिव एजेंट इनके एग्जाम्पल है, साइज 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है, आपस में जुड़ते हैं, कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं। शर्त ये है कंसंट्रेशन CMC से ज्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, यही सब आपके उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, आपकी कॉपी में थोड़ी सी मैकेनिज्म भी लिखी हुई है, देखिए देखिए हमने साबुन को लेकर थोड़ी सी मैकेनिज्म दिखाई है। ये साबुन है, साबुन आपने कपड़े में दाग लगा हुआ था, अचार का दाग लगा हुआ था, खाने का दाग लगा हुआ था, आपको दाग को धोना था साबुन में, शर्ट आपने पानी में भिगोई रखी और उसमें आपने साबुन को घिसा। तो जब ये साबुन पानी में गया, चूंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ये टूट गया। ध्यान रखना बेटा, गंदगी को साफ साबुन का वो पार्ट करता है जिसमें एल्किल ग्रुप होता है। ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हमारे काम का पार्ट है ये जिसमें एल्किल ग्रुप होता है। अब हमारे काम के पार्ट में भी दो चीजें आपको दिखाई पड़ रही, एक पोलर पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। पोलर पार्ट का मतलब है वाटर में लवर होगा, वाटर लवर होगा, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। और दूसरा पार्ट बच्चों आपको दिखाई पड़ा जिस पर कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर पार्ट। और नॉन पोलर पार्ट जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो वाटर हेटर होगा, तो इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। मतलब साबुन में दो पार्ट हैं, कैटायन एनायन।
हमारे काम का वो पार्ट होता है जिसमें एल्किल ग्रुप हो, जैसे यहां पर एनायनिक पार्ट हमारे काम का है। अब हमारे काम के पार्ट में भी दो पार्ट हैं, जिस पर चार्ज है वो पोलर पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिस पर चार्ज नहीं है वो नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट। आइए हम आपको कपड़े को साफ करना सिखाएं। डब्बा बना होगा, मान लीजिए ये पानी में, ये पानी है, पानी में आपने अपनी शर्ट को डाला और उस शर्ट पे मान लो ये कोई दाग लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था बेटा? कोई दाग। ये कोई दाग लगा हुआ था उस पानी शर्ट पर, आपने साबुन को घिसा तो हुआ क्या? देखिए बेटा, साबुन में एक्टिव पार्ट से हमें मतलब है, उससे मतलब नहीं। अब एक्टिव पार्ट में जो पोलर पार्ट होता है वो इस धब्बे की सरफेस पे रहेगा, पानी में रहेगा, और ये जो नॉन पोलर पार्ट है, जो वाटर हीटर है, वो क्या करता है? इस धब्बे के, इस ऑयल के अंदर घुस जाता है। इस प्रकार से साबुन के छोटे छोटे पार्टिकल इसको चारों तरफ से ऐसे करके घेर लेते हैं। घेर लिया बेटा। और जब इसको घेर लेते हैं तो आप देखिए क्या होता है, जब ये नॉन पोलर पार्ट धब्बे के अंदर घुसा तो धब्बे की जो पकड़ है वो थोड़ी सी कपड़े से ढीली हो जाती है और इसका सरफेस टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। आप देखिए, और सरफेस टेंशन जब कम होगा तो इस प्रकार से एक स्फेरिकल साइज ले लेता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है। इसका सरफेस टेंशन थोड़ा कम हो गया, कपड़े से पकड़ थोड़ी कम हो गई और ये स्फेरिकल साइज ले लिया। आपने ब्रश मारा और ये धब्बा जो है ब्रश के साथ बाहर चला गया। तो आप देखो बेटो, हमने क्यों कहा था कि एल्किल ग्रुप हो जहां पर होगा वही हमारे काम का पार्ट है। देखो, आप खुद देखो, ये एल्किल ग्रुप ही तो ऑयल के अंदर घुस रहा है और ये एल्किल ग्रुप ही तो उसकी पकड़ को कमजोर कर रहा है। तो एल्किल ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और इसी बनी हुई चीज को हम लोग बच्चों कहते हैं, चाहे बोल लो एसोसिएटेड कोलोइडल और चाहे बोल लो बच्चों मीसेल्स। क्या बोलो बेटा? मीसेल। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग मीसेल। रुक जाओ बेटा। अब मीसेल भी बेटा दो प्रकार की होती है, एनायनिक मीसेल और कैटायनिक मीसेल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर एल्किल ग्रुप एनायन के साथ है तो मीसेल पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव। इसे कहते हैं एनायनिक मीसेल। साबुन बच्चों जब भी बनाएगा एनायनिक मीसेल ही बनाएगा, क्योंकि साबुन होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, और जो डिटर्जेंट होते हैं वो एनायनिक मीसेल भी बना सकते हैं और कैटायनिक मीसेल भी बना सकते हैं। सामने देखिए, रुक जाइए इसको। आपको याद है सोडियम लॉरिल सल्फेट? याद है? ये था। तो सोडियम लॉरिल सल्फेट में जो एल्किल ग्रुप है वो एनायन के साथ है, तो ये बनाएगा एनायनिक मीसेल। लेकिन आपको याद है सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, यहां पे देखिए जो लार्ज एल्किल ग्रुप है वो कैटायन के साथ है, तो ये जब भी बनाएगा कैटायनिक मीसेल बनाएगा। इज इट क्लियर? तो हमारे काम का पार्ट बच्चों मेन कौन होता है? जिसमें एल्काइल ग्रुप होता है। अगर ये एनायन के साथ है तो मीसेल पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसे एनायनिक मीसेल कहेंगे, और अगर ये कैटायन के साथ है तो मीसेल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसे कैटायनिक मीसेल कहेंगे। ओके, आप देखिए बेटा यही सब कुछ लिखा हुआ है। अगले पेज पे डब्बा बना होगा, उस डब्बे में ऐसे करके दिखा लो। बाकी सब कुछ वही लिखा हुआ है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले पेज पे डब्बा बना हुआ है, धब्बे को दिखाओ टेढ़ा मेढ़ा करके। साबुन के पार्टिकल ने चारों तरफ से घेर लिया, सरफेस टेंशन कम हो गया, एक इसने स्फेरिकल शेप ले लिया, इसे हम लोग कहते हैं मीसेल, MICELLE। ठीक है, ओके, इसी को कहते हैं एसोसिएटेड कोलोइडल या मीसेल। ओके, अच्छा बेटा
पॉज करके बना लीजिएगा, मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस प्रकार से सारे क्लासिफिकेशन क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। बेटा एक बात बताओ, सोच के बताना, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन लायोफिलिक के लिए पढ़ोगे या लायोफोबिक के लिए? लायोफोबिक के लिए, क्योंकि लायोफिलिक को तो घर पर बैठ के बच्चा भी बना लेगा ना, डीपी लिया, डीएम लिया, मिला दिया, कोलोनल तैयार हो गया। हम लोग जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं उनके लिए पढ़ते हैं जिनको बनाना आसान नहीं है, दैट इज लायोफोबिक कोलोवाइडल। राइट, ये देखिए बेटा, सोचो बेटा, देखो लिखना नहीं है, ये मेरा कोलोवाइडल है जिसका साइज है 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम। सोचो बेटा, जिनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा और जिनका साइज 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा, जिनका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो, और एक वो पार्टिकल होंगे जिनका साइज 10,000 से ज्यादा। खुद दिमाग लगाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे। जिनका साइज 10 से छोटा है उनको कोलोवाइडल रेंज में लाओगे, जोड़ के लाओगे या तोड़ के लाओगे? जोड़ के लाएंगे, तो इन्हें कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन मेथड। बेटा बोलो क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जिनके साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम होते हैं उनको कंडेंसेशन मेथड के द्वारा हम कोलोवाइडल रेंज में लेके आते हैं, और जिनके साइज बहुत बड़े होते हैं उनको डिसइंटीग्रेशन मेथड के द्वारा कोलोवाइडल रेंज में लाया जाता है। तो कोलोवाइडल को बनाने के दो तरीके हो गए, एक कंडेंसेशन मेथड जिनका साइज कम है, और एक डिसइंटीग्रेशन मेथड जिनका साइज ज्यादा है। ओके, हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड। मतलब जिनका साइज बड़ा है उनको तोड़कर हम कोलोवाइडल रेंज में लेकर आएंगे। देखो बेटा, तोड़ने के भी आपकी कॉपी में 3 तरीके लिखे। पहला तरीका है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। जैसे आप देखिए, बड़े पार्टिकल को रखा, हथौड़ा चलाया, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करा रहे, अपने फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोटा छोटा चूरा बनाने में। जैसे हम लोग घर में अदरक पीसते हैं, अदरक का बड़ा पार्टिकल होता है, पीस पीस के छोटा कर देते, चूरा बना देते। तो फिजिकल फोर्स के द्वारा हमने उसको तोड़ा है और कोलोवाइडल रेंज में लाया है, इसे कहते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। जैसे आप देखिए, आप लोग गेहूं पीसते, चक्की थी पुराने जमाने में, चक्की चला रहे हैं और गेहूं जो है वो पिस रहा है, आटा जो है वो बन रहा है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। हम लोग मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जिस बर्तन में करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, उसे कहते हैं बाल मिल या कोलोवाइडल मिल या अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन। और इसके बेटा एग्जाम्पल है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से हम लोग कौन से कोलोवाइडल बनाते हैं। आपकी कॉपी में 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, अक्वा डैग एंड ऑयल डैग। देखो बेटा, डैग का मतलब हो गया डीपी इज ग्रेफाइट, अक्वा का मतलब हो गया डीएम इज वाटर। तो कोलोवाइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर, लिखिए मत, सब लिखा है, कोलोवाइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर इज कॉल्ड अक्वा डैग। व्हाई? कोलोवाइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन ऑयल इज कॉल्ड ऑयल डैग। आप सोच रहे होंगे कहां लिखा है, ये पेज नंबर 5 पे लिखा होगा, पॉइंट नंबर 8, कोलोवाइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर इज कॉल्ड अक्वा डैग, while colloidal solution of graphite in oil is called oil डैग। इसको कैसे बनाते हैं? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से बनाते हैं। दूसरा बेटा डिसइंटीग्रेशन है ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक आर्क मेथड से
बच्चों हम लोग बनाते हैं मेटल सॉल ऑफ प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर। अच्छा तुम लोग बात बताओ, सोच के बताना, मैंने सॉल क्यों बोला? सॉल SQ, सॉलिड एरोसॉल, सॉल, सॉलिड सॉल। तो सॉल कब बोलोगे? जब सॉलिड इन लिक्विड हो, तब है तो सॉल बोलोगे वे। आप देखो जरा, मेटल क्या होते हैं? सॉलिड, और इसको तुम किसी लिक्विड में घोलोगे तो बने हुए कोलोइडल को सॉल ही तो कहोगे, है? बताओ। तो कहीं पर भी सॉल लिखा हो मतलब ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, किसका? सॉलिड का इन लिक्विड। ओके, मेटल तो हमने इसलिए लिख दिया बिकॉज द सॉलिड इज मेटल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रैडिक आर्क मेथड में यही होता है कि किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ब्रैडिक आर्क मेथड? फॉर मेटल सॉल्ट ऑफ प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका मतलब? बिजली का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए, डब्बा एक बना होगा नीचे, ठीक है, इसीलिए बच्चों हम लोग इसको इलेक्ट्रिक आर्क मेथड भी कहते हैं। उस डब्बे में आपको क्या बनाना है? ब्रैडिक आर्क मेथड आपको बनाना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये बर्तन लिया, ठीक, जिस मेटल का कोलोइडल बनाना है उस मेटल का इलेक्ट्रोड बना के इसमें डाल देते हैं, और जिस सॉल्वेंट में बनाना है उस सॉल्वेंट को इसमें भर देते हैं, और इसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क का बेटा बच्चों मतलब होता है भयानक टेम्परेचर। गैस पर रखकर तुम किसी को कितना गर्म कर सकते हो? 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, बस। इलेक्ट्रिक आर्क से हम हजारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा करते हैं। इस हाई टेम्परेचर पर ये जो मेटल होती है ये वेपोराइज होती है। क्या होती है? अब अगर तुम्हें कोलोइडल बनाना है तो इसके पार्टिकल को इस सॉल्वेंट में घोलना पड़ेगा, और वेपोराइज होकर तो ये ऊपर भी उड़ सकती है, वेपोराइज होकर ये ऊपर भी उड़ सकती है। तो उस वेपर को हम कंडेंस करने के लिए क्या करते हैं? इस पूरे सिस्टम को बर्फ से भरे हुए बर्तन में रख देते हैं। बोलो बड़ा, किस में रख देते हैं? बर्फ से भरे हुए बर्तन में रख देते हैं। ये आइस होती है, और इस बर्फ का बच्चों काम होता है वेपोराइज मेटल को वापस से कंडेंस करना, और जब वो कंडेंस होगी तो कहां जाएगी? सॉल्वेंट में जाएगी, कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो आइस का काम होता है टू कंडेंस वेपोराइज मेटल। तो आपको डब्बे के अंदर बेटा ये बनाना है, ठीक है? आप वीडियो को पॉज करके आप इसको बना लीजिएगा डब्बे के अंदर, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट और लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, ब्रैडिक आर्क मेथड में, स्टेबलाइजर इज एल्कली। स्टेबलाइजर इज एल्कली, ऐसे लर्निंग पॉइंट इसको याद रखिएगा। तो देखो, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से आपने एक्वा डैग, ऑयल डैग का इस्तेमाल किया, इसमें आपने सिर्फ फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया है। ब्रैडिक आर्क मेथड में आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है। ब्रैडिक आर्क मेथड से हम बनाते हैं प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर के कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसे आप कोलोइडल की भाषा में सॉल कह सकते हैं, बिकॉज सॉलिड इन लिक्विड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पेप्टाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सामने देखिए देखो, एक रिएक्शन है, समझना पहले। एक रिएक्शन है A+B, दो लोगों ने आपस में रिएक्शन किया। रिएक्शन करने से कोई प्रिसिपिटेट बना AB का। क्या बना? प्रिसिपिटेट। सुनना, किसी रिएक्शन से जो फ्रेशली प्रिसिपिटेट बनता है, जानते हो बच्चों ये प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन को छोड़ के तली में क्यों बैठ जाता है? क्योंकि इसका साइज बच्चों बहुत बड़ा होता है, सस्पेंशन रेंज का होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, तली में जाके बैठ जाता है। अच्छा सुनना,
किसी फ्रेशली प्रिसिपिटेट को तोड़कर, जाहिर सी बात है साइज बड़ा है तो कोलोवाइडल रेंज में लाने के लिए तोड़ोगे कि जोड़ोगे? तोड़ोगे। किसी फ्रेशली प्रिसिपिटेट को तोड़कर कोलोवाइडल रेंज में लाना किसी फ्रेशली प्रिसिपिटेट को तोड़कर कोलोवाइडल रेंज में लाना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। बेटा की चाय पिलाओ बेटा, जैसे भी पिलाई थोड़ी देर पहले, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस है। ऑफलाइन में मस्ती भी होती रहती है तो गले को रेस्ट मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, ऑनलाइन में लगातार चीखते रहना पड़ता है, ठीक है। तो अब बच्चों बताओ व्हाट इज पेप्टाइजेशन? किसी रिएक्शन से बने फ्रेशली प्रिसिपिटेट को तोड़कर कोलोवाइडल रेंज में लाना कहलाता है बच्चों पेप्टाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इसको तोड़ने के लिए कुछ सब्सटेंस डालने पड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए कुछ सब्सटेंस डालने पड़ते हैं। इन सब्सटेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। बच्चों बोलो क्या कहते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको पेप्टाइजेशन की लैंग्वेज समझ में आ गई। बताओ क्या है पेप्टाइजेशन? किसी फ्रेशली प्रिसिपिटेट को तोड़कर कोलोवाइडल रेंज में लाना पेप्टाइजेशन कहलाता है। और ऐसा करने के लिए जो एक्सटर्नल सब्सटेंस हम डालते हैं उसे हम पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly precipitate into colloidal by adding suitable substance like starch, gum, glue, electrolyte. These substances are called peptizing agent and the phenomena is called peptidation. जैसे मुझे देखिए ना, इधर देखिए, जैसे सामने हम लोग देखेंगे AgNO3 था, हमने इसका रिएक्शन KI से कराया, ठीक। क्या हुआ? AgI का एक फ्रेशली प्रिसिपिटेट बना। अब देखो, इस फ्रेशली प्रिसिपिटेट को हमें कोलोवाइडल रेंज में बदलना है। देखो कैसे बदलेंगे, देखो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अब देखिए, कभी कभी बच्चों क्या होता है, जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है वही पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लगता है। जैसे मान लो AgNO3 और KI में से AgNO3 एक्सेस में था। क्या था बेटा? एक्सेस में। अब सब लोग समझना, ये बेटा प्रिसिपिटेट क्या करता है, इसके और एक्सेस वाले में जो आयन कॉमन होता है उस आयन को एडजॉर्ब करता है। क्या करता है? हम बता चुके हैं आपको, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना। AgI और AgNO3 में कॉमन क्या है? Ag+। ये क्या करेगा बच्चों? ये AgI क्या करेगा? Ag+ को एडजॉर्ब कर लेगा। जब Ag+ को इसने एडजॉर्ब किया तो इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके कारण इसमें रिपल्सन लगने लगा। इस रिपल्सन से बचने के लिए ये क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ये कोलोवाइडल रेंज में आ जाएगा। टूटने से फायदा ये मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कुछ इसके ऊपर आ गया, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर आ गया, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसलिए ऐसे कोलोवाइडल को बच्चों हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोलोवाइडल। मतलब चार्ज के बिहाफ पर भी कोलोवाइडल दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव कोलोवाइडल और नेगेटिव कोलोवाइडल। ओके, ध्यान दे बेटा। अगर बच्चों KI एक्सेस में हुआ तो दोनों में कॉमन क्या है? I-। ये प्रिसिपिटेट क्या करेगा? I- को एडजॉर्ब करेगा तो इसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो गया तो ये क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और हर पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा।
इस प्रकार से बच्चों हमें प्राप्त हो गया नेगेटिव कोलोइड। तो सभी लोग अगर देखें किसी रिएक्शन से जो फ्रेशली प्रिसिपिटेट बना उसको हमने कोलोइडल रेंज में तोड़ दिया, फिनोमिना इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। जिस सब्सटेंस की हेल्प से तोड़ा उन्हें हम लोग कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ऊपर वाली रिएक्शन के लिए पेप्टाइजिंग एजेंट हो गया AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, और नीचे वाली के लिए पेप्टाइजिंग हो गया Ki। बच्चों एक बात और सुनो, कोलोइडल के ऊपर ये जो चार्ज होता है पॉजिटिव और निगेटिव, ये चार्ज इनकी जिंदगी है, ये चार्ज इनकी लाइफ है। जब तक ये चार्ज है तब तक ये कोलोइडल है। क्यों? ये चार्ज ही तो वो फैक्टर है जो इन पार्टिकलों को आपस में जुड़ने नहीं देता है, क्योंकि रिपल्सन लगता है। अगर बच्चों हम लोग कोलोइडल के इन चार्जों को खत्म कर दें तो ये पार्टिकल आपस में जुड़ने लगेंगे और जुड़ के इनका साइज बड़ा हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और कोलोइडल हमारा बर्बाद हो जाएगा। आप इसी चैप्टर में जब हेडिंग पढ़ेंगे कि कोलोइडल को कैसे बर्बाद किया जाए, कोलोइडल को कैसे प्रेसिपिटेट किया जाए, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इस कोलोइडल में ऊपर से अपोजिट आयन को डालते हैं। पॉजिटिव कोलोइडल है तो नेगेटिव आयन को डालेंगे जो प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, चार्ज खत्म होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नेगेटिव कोलोइडल है तो पॉजिटिव आयन को डालेंगे जो नेगेटिव को खत्म करेगा, आपस में जुड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, कोलोइडल की जान होती है उनके ऊपर उपस्थित ये चार्ज। और ये चार्ज आता कैसे है? जब ये किसी आयन को एब्जॉर्ब करते हैं तो वही चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके, तो पेप्टाइड समझ में आया सबको? आप देखिए बेटा, आल्दो ये जो एक चीज आपको लिखनी है, आप देखिए बगल में लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइजेशन और डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे में आपको ये सब लिखना है। तो छोटा छोटा अपने स्टाइल से उस डब्बे में ये लिख लीजिएगा। उस डब्बे में बच्चों आपको ये लिखना है, आप डब्बे में इसको वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिए। ओके, मैं हटा रहा हूं और पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, पेप्टाइजेशन एग्जांपल पढ़ते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ AgI इज ऑब्टेन्ड इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3 और Ki। समझाया मैंने आपको। दूसरा एग्जांपल बच्चों आपको सिंपल याद करना है। लैंप ब्लैक इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन इंक इन प्रेजेंस ऑफ ग्लू। यहां पे बच्चों ग्लू काम करता है एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट। ध्यान रखेंगे, लैंप ब्लैक इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन इंक इन प्रेजेंस ऑफ ग्लू। ग्लू काम करता है पेप्टाइजिंग एजेंट के तरीके से, इसको याद रखिए। अच्छा, इसी के बच्चों आप लोग इसी पेज के हाशिए पर एक पॉइंट और लिखिए एनसीईआरटी का, FeCl3 इन हॉट वाटर और FeCl3 इन एक्सेस ऑफ NaOH। ध्यान रखिए बच्चों, FeCl3 इन हॉट वाटर ये बनाता है पॉजिटिव कोलोइडल, और FeCl3 एक्सेस ऑफ NaOH हाशिए पे लिखिएगा, ये बनाता है बच्चों नेगेटिव कोलोइडल। यहां पे क्या होता है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो यहां पे Fe2O3 प्राप्त होता है जो Fe+3 को एडजॉर्ब कर लेता है और हमें पॉजिटिव कोलोइडल बच्चों प्राप्त होता है। जबकि यहां पे क्या होता है, ये Fe2O3 जो है OH- को एडजॉर्ब करता है और हमें नेगेटिव कोलोइडल प्राप्त होता है। इसको हाशिए में लिख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का एक पॉइंट है। तो FeCl3 in hot water positive colloidal due to adsorption of Fe+3 and FeCl3 in NaOH negative colloidal due to adsorption of OH-। ध्यान रखिएगा इसको। यहां पे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आपको आ गया है कि Ag और इसमें Ag कॉमन है, Ag ले लिया,
इन दोनों में I कॉमन है, उसको ले लिया। आपका सेम क्वेश्चन बेटा नीट में पूछा गया था, समझे जरा नीट में सवाल कैसे आया, समझना जरा, सोचो। इसका 1 मोल हो, इसका 2 मोल हो, और आपसे सवाल पूछा जाएगा बताइए कोलोइडल कैसा प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, लिमिटिंग निकाल लेंगे। मुझे मालूम है कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो लिमिटिंग यही तो होगा। अगर ये लिमिटिंग होगा तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, बर्तन में बचेगा क्या, KI। तो AgI KI में से क्या एडजॉर्ब करेगा, I माइनस। चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। टाइप ऑफ कोलोइडल नेगेटिव। ये क्वेश्चन आपकी नीट में आया था, आपकी नीट में सवाल ऐसे बनाया था उन्होंने। AgN 1 मोलर 250 ml, हमने इसमें KI मिलाया 1 मोलर 500 ml। बताइए जो कोलोइडल बनेगा वो कैसा होगा। आप देखिए ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो प्रिसिपिटेट AgI का बनेगा। अब सवाल बच्चों यही तो है कि ये प्रिसिपिटेट एडजॉर्ब क्या करेगा। अबे जो बर्तन में एक्सेस में होगा वही तो एडजॉर्ब करेगा। देखो देखो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल्स आएगा, ml में रखा है तो मिली मोल्स आ गया। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोल्स होता है, ml में है तो मिली मोल्स हो गया। रिएक्शन आपकी बैलेंस है, लिमिटिंग निकालिए, मोल्स अपॉन बैलेंसिंग कॉफिशिएंट, मोल्स अपॉन बैलेंसिंग कॉफिशिएंट। इसकी वैल्यू कम आई, ये लिमिटिंग है। अगर ये लिमिटिंग है तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना खत्म होगा, 250 खत्म होगा और 250 बचे। आप बताइए बर्तन में प्रोडक्ट के साथ क्या बचा, KI। तो AgI इसमें से क्या एडजॉर्ब करेगा, I माइनस, जो कॉमन है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तो कौन सा कोलोइडल आपको मिलेगा, नेगेटिव कोलोइडल। FeCl3 याद रखिएगा, FeCl3 इन हॉट वाटर पॉजिटिव कोलोइडल ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ Fe+3 और इन NaOH नेगेटिव कोलोइडल ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ OH-। इस प्रकार से बच्चों देखिए हमने तीनों तरीके खत्म कर दिए, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रैडिक आर्क इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन। अब बच्चों बारी आई जिनका साइज छोटा था वो जोड़कर कोलोइडल रेंज में आएंगे। बोले तो कंडेंसेशन मेथड देख लिए सीधे। पहला बच्चों कंडेंसेशन मेथड है डबल डिकम्पोजिशन। देखो एक बात सुन लो, हम लोग डबल डिकम्पोजिशन कब कहते हैं। देखो मेरा पार्ट तुम्हारे पास चला जाए और तुम्हारा पार्ट मेरे पास आ जाए, दिस इज कॉल्ड बच्चों डबल डिकम्पोजिशन। जैसे हमने आर्सेनिक ऑक्साइड की रिएक्शन H2S से कराई है, तो हमें आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में सवाल आएगा आर्सेनिक सल्फाइड को कैसे बनाएंगे, सीधे आंसर देंगे डबल डिकम्पोजिशन से। ये याद करना है, नो डाउट। दूसरा बाई रिडक्शन। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए रिडक्शन से हम लोग बनाते हैं गोल्ड सॉल्ट। क्या बनाते हैं, डबल डिकम्पोजिशन से क्या बनाते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट। रिडक्शन से बनाते हैं गोल्ड सॉल्ट। हमने गोल्ड का एक सॉल्ट ले लिया ऑरिक क्लोराइड, इसमें हमने डाला रेड्यूसिंग एजेंट SnCl2 जिसने इसको रेड्यूस कर दिया और आपको गोल्ड सॉल्ट प्राप्त हो गया। खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। सवाल आएगा गोल्ड सॉल्ट को कैसे बनाओगे, आप उत्तर दोगे वाया रिडक्शन से बनाए। तीसरा बच्चों है वाया ऑक्सीडेशन, जिससे बच्चों हम लोग बनाते हैं सल्फर सॉल्ट। क्या बनाते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं H2S, इसके ऊपर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं बच्चों और हमें प्राप्त हो जाता है सल्फर सॉल्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी कंसंट्रेट HNO3 और ब्रोमीन वाटर। देखिए बच्चों तो याद हमको करना होता है, यहां पे याद करना है, समझना नहीं है। आर्सेनिक सल्फाइड को कैसे बनाओगे, डबल डिकम्पोजिशन।
नो समझाफिकेशन, ओनली रट्टाफिकेशन। सल्फर सॉल्ट को कैसे बनाओगे? वाया ऑक्सीडेशन। गोल्ड सॉल्ट को कैसे बनाओगे? वाया रिडक्शन। नाउ इस प्रकार से बच्चों देखिए हमने आपको प्रिपरेशन पढ़ा दिया। ओके, यहां पर बेटा आप वीडियो को पॉज करेंगे फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करेंगे और जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करेंगे। ओके, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कोलोवाइडल क्या है, फिर क्रिस्टलोइड, कोलोवाइडल और सस्पेंशन में डिफरेंस पढ़ा, फिर कोलोवाइडल का क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उसके बाद हमने कोलोवाइडल को बनाने का तरीका पढ़ा, डिसइंटीग्रेशन तोड़कर, कंडेंसेशन जोड़कर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलोवाइडल का प्यूरिफिकेशन। देखिए कोलोवाइडल को बेटा प्यूरिफाई करने के 2 तरीके आपकी कॉपी पे लिखे हैं, डायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसको पढ़ने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि कोलोवाइडल में गंदगी क्या है। कोलोवाइडल में गंदगी होती है आयंस की। ऑफ कोर्स और भी गंदगी होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा आयन नाम की जो गंदगी है वो ना सिर्फ इंप्योरिटी है बल्कि वो कोलोवाइडल को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब मान लो बच्चों आयन बहुत ज्यादा मात्रा में आ गए तो हर चीज की अति क्या होती है? नुकसानदायक होती है। इसलिए इन एक्सेस ऑफ आयंस को, आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड मतलब ट्रू सॉल्यूशन। इन एक्सेस ऑफ आयंस को हमें कोलोवाइडल के बाहर निकालना होता है, इसी को कहते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन। हमारे पास बच्चों 2 तरीके हैं, डायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखिए डायलिसिस में क्या होता है, हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन का बना हुआ एक डायलिसिस बैग होता है। किसका? एनिमल में। ओ हो एनिमल मेम्ब्रेन। इसके छेदों को क्रिस्टलोइड तो पार कर जाते हैं, लेकिन कोलोवाइडल के जो पार्टिकल है, डीपी के जो पार्टिकल है वो पार नहीं कर। बा इसी का हमने फायदा उठा लिया। आपको मालूम है जो एक्सेस ऑफ आयन से आयंस बोले तो क्रिस्टलोइड वो एनिमल मेम्ब्रेन को पास कर जाएंगे, लेकिन जो कोलोवाइडल के पार्टिकल हैं वो पार नहीं कर पाए। बस हमने इसमें एक मिनट क्या हुआ ये देखिए बच्चों, इसमें हमने भर दिया कोलोवाइडल। ऑफ कोर्स इसमें हमने कोलोवाइडल भर दिया है, ये डीएम हो गया और ये क्या हो गया? डीपी। क्या हो गया? डीपी। ठीक, और ये क्या हो गए? ये हो गए वो इलेक्ट्रोलाइट जो इनको स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं, लेकिन एक्सेस में होने के कारण ये इंप्योरिटी की तरह भी काम करने लगते हैं। ठीक, हमने इसको क्या किया, इस डायलिसिस बैग को वाटर से भरे हुए एक बर्तन में रखा। अब देखो क्या होगा, जाहिर सी बात है एनिमल मेम्ब्रेन के छेदों को ये जो क्रिस्टलोइड हैं ये पार कर जाएंगे। बोलो बच्चों, और पार करके ये बाहर निकल जाएंगे। ये देखो ये व्हाइट कलर से थोड़ा बड़ा कर दिया है, लेकिन इतने बड़े होंगे नहीं, छोटे छोटे होंगे। ठीक है, और जो येलो वाले हैं वो कोलोवाइडल के पार्टिकल है, साइज बड़ा है, वो छेद को पार नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से लंबे समय तक इस प्रकार से आप सिस्टम बना के रखेंगे तो आयंस जो होंगे, एक्स्ट्रा आयंस जो होंगे, अनएडजॉर्ब आयन जो होंगे वो बाहर चले जाएंगे, और जो डीपी के ऊपर एडजॉर्ब आयन है वो एज इट इज रहेंगे। ओके, लेकिन सोचो ना, अगर तुमने ये काम डायलिसिस का बहुत लंबे समय तक कर दिया तो जो एडजॉर्ब आयंस हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। और बच्चों एडजॉर्ब आयन अगर बाहर निकल गए तो कोलोवाइडल में जो पहले रिपल्सन लग रहा था
वो रिपल्सन खत्म हो जाएगा और ये आपस में चिपक कर बेटा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यस, एनसीईआरटी में इसीलिए पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस कॉजेज प्रेसिपिटेशन। लंबे समय तक अगर डायलिसिस कराओगे तो बेटा कोलोइडल भी बर्बाद हो जाएगा। ओके, सुंदर बेटा। अच्छा, अब इस डायलिसिस को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इनके बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हो जाती है। अब बच्चों हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो डायलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। बच्चों आपको मालूम होगा, लिखिएगा बाद में वीडियो को पॉज करके, सुन लो भी। आपने देखा होगा बच्चों, जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है हम लोग उनकी डायलिसिस करवाते हैं। क्यों? ब्लड, हमारा ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, अभी पढ़ाऊंगा आपको। अब किडनी खराब हो गई, किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। अनवांटेड चीजों को किडनी पकड़ लेती है और यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। किडनी खराब हो गई, ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है, हम लोग रोज खा पी रहे हैं, हमारे खून में गंदगी मिल रही है, हमारा खून खराब हो रहा है, स्वच्छ नहीं किया, डेथ हो सकती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी मशीन जो इलेक्ट्रोडायलिसिस पर आधारित होती है उससे उस ब्लड को बच्चों प्यूरिफाई किया जाता है। बहुत लंबे समय तक प्यूरिफाई करोगे तो ब्लड भी क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। इसलिए जिनकी किडनी खराब हो जाती है, ठीक है, साइंस का यूज करके हम उनको 2-3 साल के लिए बचा लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक बचा नहीं पाएंगे। ओके, तो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है किडनी खराब होने पर वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। ब्लड एक प्रकार का कोलोइडल हो गया, उसमें जो गंदगी है एक प्रकार का क्रिस्टलॉइड हो गया, वो एनिमल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है और ब्लड हमारा प्यूरिफाई हो जाता है। जब ये प्रोग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। ओके, डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे में आपको एक चित्र बनाना है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एनिमल मेम्ब्रेन। इसे डायलिसिस बैग कहते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन का हमने क्या बनाया है? डायलिसिस बैग। डब्बे में आपको ये लिखना है। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, डब्बे में आप ये लिख लेना, और जहां पे बच्चों डायलिसिस हेडिंग पड़ी है उसके आगे वो पॉइंट लिख ले जो मैंने बोला कि प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस कॉजेज प्रेसिपिटेशन। प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस कॉजेज प्रेसिपिटेशन। कहीं लिखा तो नहीं, ये पॉइंट नहीं लिखा है तो इसे में लिख लो, डायलिसिस के आगे लिख लो प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस कॉजेज प्रेसिपिटेशन ऑब्लिक कोएगुलेशन। बच्चों को आपसे पूछे कि कोलोइडल में गंदगी क्या होती है तो आप क्या बोलोगे? जो आयंस है जब तक लिमिटेड मात्रा में तब तक ठीक है, लेकिन जो एक्सेस में जो इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं वो बन जाती है गंदगी। हर चीज की अति नुकसानदायक। तो इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डायलिसिस के द्वारा बाहर निकालते हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड डायलिसिस। क्लियर सबको? अच्छा, इलेक्ट्रोडायलिसिस, व्हेन डायलिसिस कैरीड आउट in presence of electric field, for example blood is purified by dialysis in artificial kidney machine. ओके, दूसरा बच्चों है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए बेटा, हटा रहे बेटा, देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये डब्बे के अंदर एक पॉइंट लिखवाएंगे। देखो यहां पे बेटा हम लोग एनिमल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल ना करके यहां पे हम लोग फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने अभी भी देखा कि फिल्टर पेपर के छेदों का साइज काफी बड़ा होता है। इतना बड़ा साइज होता है कि इससे क्रिस्टलॉइड तो बड़े प्यार से निकलेगा, कोलोइडल भी निकल जाएगा, तो प्यूरिफिकेशन तो हो नहीं पाएगा। हम लोग क्या करते हैं,
इनके छेद के साइज को छोटा करते हैं। क्या करते हैं? छोटा। बाय डिपॉजिटिंग, ये देखो, ये देखो, हमने इनके छेद के साइज को काफी छोटा कर दिया। इतना छोटा कर दिया कि क्रिस्टलॉइड बाहर निकलेगा लेकिन कोलोइडल बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने डिपॉजिट क्या किया है? हमने बच्चों ये डिपॉजिट किया है कोलोडियन। बच्चों बोलो क्या डिपॉजिट किया है? कोलोडियन। एंड व्हाट इज कोलोडियन? कोलोडियन इज कोलोइडल solution of 4% nitrocellulose in alcohol water mixture। लिख लीजिएगा, what is collodion? Colloidal solution of 4% nitrocellulose in alcohol वाटर नहीं, एल्कोहल ईथर मिक्सचर, सॉरी, एल्कोहल ईथर मिक्सचर। ओके, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हाट इज कोलोडियन? इट इज 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% नाइट्रोसेलुलोज इन एल्कोहल ईथर मिक्सचर इज कॉल्ड कोलोडियन। इसको डिपॉजिट करके इसके साइज को छोटा कर देते हैं। अब देख रहे बेटा, आपने देखा होगा कुम्हार लोग जो होते हैं मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी से घड़ा बनाया, सोचो जैसे ही बनाया वैसे ही पानी भर दो, क्या होगा? घड़ा टूट जाएगा। तो सेब देने के बाद हमें उसे हार्ड भी बनाना होता है। हाँ, कोलोडियन को डिपॉजिट करने के बाद हम लोग इसकी हार्डनिंग कराते हैं बाय डिपिंग इन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। बेटा बोलो किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। तो यहां लिख लेना, यहां लिख लेना हार्डनिंग, उसी के अंदर लिखना बाय फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, हार्डनिंग बाय फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डायलिसिस में एनिमल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया है बच्चों हमने, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया और डिपॉजिट कराया कोलोडियन को, और हार्डनिंग करी है हमने बाय डिपिंग इन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। ओके, इस प्रकार से हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब बच्चों हमारे सामने क्या आ रहा है? प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगा सेकंड लेक्चर्स में। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड लेक्चर आपको कल मिलेगा और ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 2 क्लासों में सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 1 कोलोइडल खत्म हो जाएगा और 1 क्लास में एडजॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। ओके, मिलते हैं बच्चों कल।